हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ सेशंस में हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते रहे हैं, जो कि एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। और अभी तक हम लोग डिसीजन थ्योरी या डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। कई सारे तरीके हम लोगों ने देखे किस तरह से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। डिसीजन मेकिंग अंडर द एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी जो लास्ट में कवर किया था, रिस्क उससे पहले, और सर्टेनिटी का केस भी देखा था। नाउ वी विल बी कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे। इसमें हम लोग बात करेंगे डिसीजन ट्री अप्रोच के बारे में। डिसीजन ट्री, मल्टी स्टेज डिसीजंस हो सकते हैं कभी कभी। अभी तक जो भी कुछ हम लोगों ने देखा उसमें क्या है कि कोई एक सिचुएशन है, एक डिसीजन लिया और काम खत्म हो गया। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि आपने कोई एक डिसीजन लिया, उसका आउटकम ए निकल सकता है या बी निकल सकता है। ए निकलेगा तो फिर आगे आपको कुछ और करना होगा, बी निकलेगा तो आगे आपको कुछ और करना हो सकता है। ए के केस में कुछ और रास्ते होंगे, बी के कुछ केस में कुछ और अल्टरनेटिव्स होंगे, तो और उसके आगे फिर ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। तो you have to take decisions step by step, you can say, and the outcomes that are going to be available to you after first stage, then second stage, then third stage will depend upon what outcome occurred as a result of your previous decision. तो कोई भी डिसीजन लिया उसके लिए क्या आउटकम निकलेगा, उसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब डे टू डे लाइफ में ऐसा हो सकता है कि हमने एक डिसीजन ले लिया और फिर हम आराम से वेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आउटकम आएगा, ए आएगा तो फिर आगे देखा जाए क्या करना है, बी आएगा तो आगे देखा जाए क्या करना है, सी होगा तो देखा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस में टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, एटलीस्ट मोर सो इन द प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ पर आपको पहले से पूरा प्लान बना करके रखना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शन पूरा बनाना पड़ेगा। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे तैयार होने चाहिए। वरना अगर आप एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस अगर आप डिसाइड करना शुरू करेंगे, एनालाइज करना शुरू करेंगे, तो फिर आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, आप पिछड़ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन विल इज़ बाउंड टू फेल इन दैट केस। तो पूरा एक स्ट्रक्चर बना करके पहले से रखना होगा। हमने एक डिसीजन लिया, से लेट अस कॉल इट द फर्स्ट डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन कैन हैव 3 डिफरेंट आउटकम्स, 1, 2, ए, बी एंड सी। लेट अस अज्यूम ए होगा। उसके बाद हमें पहले से डिसाइड करके रखना होगा कि अब हम क्या करेंगे, कौन सा डिसीजन लेंगे, D1, D2, D3, D4। बी होगा तो क्या करेंगे, सी होगा तो क्या करेंगे, अब उसका जो रिजल्ट आएगा फिर जो भी अलग अलग आउटकम्स होते हैं फिर क्या करेंगे। ऐसे मल्टी स्टेज डिसीजंस के प्लान्स बना करके रखते हैं, इनको डिपिक्ट करने का। अब ये जब अगर आप पूरा एक लिख करके रखेंगे तो इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग। तो एक ट्री के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस ट्री इज नोन एज अ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या कर रही है कि वो आपको पूरे, उसमें आपने पूरे पास बना रखे हैं, पूरे रास्ते बना रखे हैं, डायग्रामेटिकली डिपिक्ट कर दिया, चार्ट एक बना दिया, और उसको यूज़ करके अब आप कह सकते हैं कि ठीक है, अब इस जिस तरह से इसका फ्लो जा रहा है उधर अगर हम मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे। ये जिस तरह से एक कोई ट्री होती है, ट्री में एक रूट होगा, उसके बाद कुछ एक स्टेम होगी और कुछ ब्रांचेज होंगी, ब्रांचेज में सब ब्रांचेज होंगी, वैसे ही ये भी ट्री है। थोड़ा सा बस इतना ही डिफरेंस है डिसीजन ट्री और एक नॉर्मल ट्री में। ये पेपर पे तो है ही। और ये एक हॉरिजॉन्टल ट्री हम लोग बनाएंगे, मे बी इसलिए हॉरिजॉन्टल बनाई जाती है जिससे कि एक मतलब लैंडस्केप में हम लोग आसानी से दिखा सकें। तो इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कैसे करते हैं। लेट अस गो अबाउट इट, इसको समझ लिया जाए। तो डिसीजन ट्री अप्रोच, यूजिंग अ डिसीजन ट्री द डिसीजन प्रॉब्लम, alternative courses of action, states of nature and the likely outcomes are depicted diagrammatically। तो डायग्राम के फॉर्म में, जैसा अभी मैंने बताया, इन सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। प्रॉब्लम जो है पूरी प्रॉब्लम को दिखाएंगे ही, पूरी ट्री में वो होगी। कोर्सेज ऑफ एक्शन जो हैं, स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, लाइकली आउटकम्स क्या हैं, वो सब चीज़ें, यानी कि जो पे ऑफ टेबल है वो टेबल के जगह हमने एक डायग्राम के थ्रू दिखा दी। और पे ऑफ टेबल की जो लिमिटेशन है उसमें वो सिंगल स्टेज ही होगी, यहाँ पर मल्टी स्टेज हो सकता है। अ डिसीजन ट्री कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नोड्स। नोड्स जो होंगे वो होंगे हमारे, 2 तरह के नोड्स होते हैं। डिसीजन नोड होता है जहाँ पे हम जो दिखा रहा है कि ये डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है, और चांस नोड हो सकता है जो बताएगा डिसीजन के आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। और ब्रांचेस एंड प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स एंड ऑल्सो द पे ऑफ्स। नोड्स जैसा कि अभी मैंने बताया आर ऑफ 2 टाइप्स, डिसीजन नोड्स जिनको कि हम स्क्वायर फॉर्म में दिखाएंगे, और चांस नोड जिनको कि हम सर्किल फॉर्म में दिखाएंगे। तो स्क्वायर
मीन्स अ डिसीजन नोड, उसका नाम कुछ भी हो, इससे समझ में आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है और इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। चांस नोड जो है वो सर्कल फॉर्म में देखा जाता है। तो जो कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं वो स्क्वायर, और जो स्टेट्स ऑफ नेचर हैं वो सर्किल। द कोर्सेज ऑफ एक्शन ओरिजिनेट फ्रॉम डिसीजन नोड्स एज डिसीजन ब्रांचेस। तो जो डिसीजन नोड होगा उसमें से 3 अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन इमिनेट कर रही हैं, तो 3 अलग अलग ब्रांचेज उसकी बन गई। एट द टर्मिनल ऑफ ईच डिसीजन ब्रांच देयर विल ऑलवेज बी अ चांस नोड। तो डिसीजन के बाद, ब्रांच के बाद ये होगा कि क्या क्या आउटकम इसके हो सकते हैं, तो वो चांस नोड्स के थ्रू होंगे, सर्किल के थ्रू हो जाएंगे। चांस इवेंट्स इमिनेट फ्रॉम चांस नोड्स इन द फॉर्म ऑफ चांस ब्रांचेस। तो अब जब चांस नोड होगा वहाँ से क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, उसके लिए अलग अलग ब्रांचेस वहाँ भी बन जाएंगी। अभी हम लोग देखेंगे ही, एक एग्जाम्पल भी देखेंगे ट्री का और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे डिसीजन ट्री का। तो पे ऑफ्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ आर शोन अलॉन्ग साइड द चांस ब्रांचेस। तो पे ऑफ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो चांस ब्रांचेस के साथ साथ बता दिया जाएगा। चांस 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड की क्या प्रोबेबिलिटी है, पे ऑफ है, कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें भी दिखा दी जाएंगे। एंड एट द टर्मिनल ऑफ द चांस ब्रांचेस द एक्सपेक्टेड पे ऑफ विल बी शोन। तो जो पूरा का पूरा जो पे ऑफ है वो टर्मिनल पे दिखाया जाएगा। ये जैसे एक एग्जाम्पल है एक छोटी सी डिसीजन ट्री का। तो स्क्वायर हम नॉर्मली उसको D1 D2 इस तरह से दे सकते हैं, D1 D2 D3 D4 दीज विल बी दी डिसीजन नोड्स एंड C1 C2 C3 C4 कैन बी दी चांस नोड्स। तो D1 स्क्वायर है क्योंकि इसलिए ये एक डिसीजन नोड है, यानी कि ये कोर्स ऑफ एक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ से इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं, मान लें कि 2 अलग अलग डिसीजंस लिए जा सकते हैं। एक सिंपलिस्टिक तरीका, तो हम पहले समझ लें कि होता क्या है, कैसे करते हैं, इसके बाद इसमें कई सारी चीज़ें निकल सकती हैं। तो 2 हैं, पहला जो डिसीजन लिया उसका सीधे सीधे हमने बता दिया कि भाई अगर पहला डिसीजन लिया जाएगा तो उसका ये आउटकम होगा, और उसके लिए आउटकम मेंशन कर दिया गया, पे ऑफ कितना होगा वो कर दिया गया। दूसरा जो डिसीजन लेकिन जो लिया जा रहा है वो एक चांस के ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया चांस नोड। यहाँ पे हमने उसको C1 लिया है, तो ये है स्टेट ऑफ नेचर। तो दूसरे के केस में, पहले के केस में तो एक ही आउटकम था, वो डिपिक्ट कर दिया गया। दूसरे के केस में एक से ज़्यादा आउटकम्स हो सकते हैं, तो ये हो गया चांस नोड। क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, तो हम कह लें, मान लीजिए कि 3 अलग अलग आउटकम्स हैं, 3 अलग अलग आउटकम्स हैं, और वो तीनों आउटकम्स, 1 आउटकम तो पहले से ही हो चुका था, तो 2, 3 और 4 इस तरह से आउटकम्स अगर हैं तो चांस नोड से 3 अलग अलग ये इमिनेट हो रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी डिसीजन ट्री का एक इस तरह से एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे हम लोग प्रोसीड करते हैं डिसीजन ट्री बनाने के लिए। प्रॉब्लम सिचुएशन दी होगी, उसमें जो भी कुछ डेटा दिया होगा उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ऐसे हमने जब बता दिया, बना लिया, तो अब हमसे, अब इस पर्टिकुलर ट्री में क्या क्लियर है, इस ट्री में ये क्लियर है कि इनिशियली हम 2 में से कोई एक डिसीजन ले सकते हैं। पहला डिसीजन अगर हम लेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि उसका क्या आउटकम होने वाला है। पहला डिसीजन अगर हमने लिया, नंबर 1 ऑप्शन अगर हमने सेलेक्ट किया, तो उससे ये आउटकम निकल रहा है। सेकंड वाला अगर हमने लिया तो वो चांस के ऊपर जा रहा है, और उसमें जो है फिर या तो 3 अलग अलग आउटकम्स निकल सकते हैं, और तीनों के लिए जो पे ऑफ है वो मेंशन्ड यहाँ पर भी रहेगा। तो ये अब जो है क्लियर है कि हम क्या करेंगे और उसका क्या हो आउटकम निकल सकता है, और इसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि D1 करना है या D2 करना है, लेना है। ऑब्वियसली द पे ऑफ्स विल बी कंसिडर्ड, द प्रोबेबिलिटीज़ विल बी कंसिडर्ड। प्रोबेबिलिटीज़ आपको सबकी मेंशन्ड होंगी, सबके आउटकम्स जो हैं वो पे ऑफ्स जो हैं सब चीज़ें मेंशन्ड होंगी, और उसके बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के, डिटेल्ड एग्जाम्पल लेकर के अभी हम लोग समझेंगे। तो जो रूल्स हैं कुछ या कन्वेंशंस हैं, कैसे फॉलो करते हैं, बेसिकली देख तो लिए ही हम लोगों ने। आइडेंटिफाई ऑल डिसीजंस एंड देयर अल्टरनेटिव्स टू बी मेड इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर इन विच दे मस्ट बी मेड। तो अल्टरनेटिव्स, डिसीजन कहाँ कहाँ लेने हैं, कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज उनको लेना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द चांस इवेंट्स और स्टेट्स ऑफ नेचर दैट माइट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ईच डिसीजन अल्टरनेटिव, जैसे कि पहले केस में था, अभी जो हम लोगों ने देखा। डेवलप अ ट्री डायग्राम शोइंग द सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस एंड चांस इवेंट्स। तो ऐसे करके हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। देन एस्टिमेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजंस। तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो भी पास्ट डेटा है। डिसीजन ट्री भी जो है वो हम लोग बनाते हैं नॉर्मली इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। रिस्क वाली सिचुएशन ही सबसे ज़्यादा आपके सामने आएगी।
ना तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपकी 100% इन्फॉर्मेशन हो, ना तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जबकि आपके पास 0% इन्फॉर्मेशन है। तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो चांसेस हैं, चांस नोड से जो ब्रांचेज निकल रही हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, वो एस्टिमेट करके वहाँ पर हम आप उनको मेंशन करेंगे। ऑब्टेन द आउटकम्स ऑफ द पॉसिबल इंटरैक्शंस अमंग डिसीजन अल्टरनेटिव्स एंड इवेंट्स। तो जैसे पे ऑफ टेबल में हम लोग जो पे ऑफ एलिमेंट्स निकालते थे, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमको ऐसी मालूम होंगी, कुछ डेटा हमारे पास होगा जिसके बेसिस पर हम वो चीज़ें पता कर सकते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल द पॉसिबल डिसीजन अल्टरनेटिव। जैसे EMV निकालते थे, वो तरीका होगा यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू पता करने का। सिलेक्ट द डिसीजन अल्टरनेटिव और द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफरिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्सपेक्टेड वैल्यू। स्टेज बाय स्टेज लेकिन ये काम हमको करना होगा, ये ध्यान रहे। हम हर बार बताएंगे कि पहला जो डिसीजन नोड है वहाँ पे ये डिसीजन होगा, फिर चांस के बाद आगे चल करके जब डिसीजन नोड होगा, अगर हम इधर पहुँचेंगे तो क्या डिसीजन लेंगे, दूसरी जगह पहुँचेंगे तो क्या डिसीजन लेंगे। इस तरह से स्टेज बाय स्टेज पूरा आपको बताना पड़ता है सारी चीज़ें। और कैसे इसमें मदद मिलेगी, क्या करेंगे, जब हम एक बार डिसीजन ट्री पूरी बना लेते हैं। डिसीजन ट्री जैसे अभी हमने जो बनाई थी, इस तरह से आज हम प्रोसीड कर रहे हैं, ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस भी सीक्वेंस में जैसे भी जा रहा है, अलग अलग कितने कितने चांसेस हैं, कितने डिसीजंस हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं। अब रोल बैक क्या करने का मतलब क्या है कि इधर से वापस हम आते हैं, इधर से वापस आते हैं, दिस इज़ रोल बैक। और वापस आते हुए देखते चलते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या होना है, और फिर हम सेलेक्ट करते हैं। फिर हमने कहा कि दिस इज़ बेटर इन दीज टू, दिस इज़ बेटर। फिर यहाँ पे अगर हम इधर गए तो क्या बेटर होगा, यहाँ पे अगर इधर गए तो क्या बेटर होगा। इस तरह से हम पूरा रोल बैक करके पता करते हैं। तो प्रोसीड फ्रॉम द लास्ट डिसीजन इन द सीक्वेंस एंड वर्क बैक टू द फर्स्ट। इफ ब्रांचेज इमिनेट फ्रॉम अ सर्किल, the total expected payoff may be calculated by summing up the expected values of all the branches. expected values EMVs जो हैं उनको ऐड, EMV ऐसे निकालते थे, expected value probability से मल्टीप्लाई करके निकालते थे और उसको जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे। वो काम यहाँ भी करना है। if branches emanate from a square, we calculate the total expected payoff for each branch emanating from that square and the branch with the highest expected benefit gives the solution. तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इसकी P प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई करना है विद दी पे ऑफ। पे ऑफ जो भी है उसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, जो टोटल है वो यहाँ आ जाएगा। इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में जो बेटर है वो यहाँ आ जाएगा ऑब्वियसली। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। इट विल बी क्लियरर व्हेन वी टेक अप एन एग्जाम्पल। डिसीजन ट्री के एडवांटेजेस क्या हैं, थोड़ा सा तो मैंने आपको अभी पहले बताया ही। इट इज़ यूजफुल फॉर पोर्ट्रेइंग the interrelated sequential and multi-dimensional aspects of a decision problem. कई सारे डायमेंशंस में हैं, कई स्टेजेस में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम आसानी से डिपिक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग नहीं तो आपको पे ऑफ टेबल्स बनानी पड़ेंगी अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। इट कैन बी कन्फ्यूजिंग। फोकसेज अटेंशन ऑन द क्रिटिकल एलिमेंट्स इन अ डिसीजन प्रॉब्लम। तो एक एक जो नोट्स हैं, चांस और डिसीजन नोट्स हैं, वो उनके ऊपर कैसे कैसे आपको काम करना है, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से पता चल सकती हैं। इट प्रोवाइड्स अ फोकस्ड फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम, स्पेशली यूजफुल इन केसेस वेयर एन इनिशियल डिसीजन एंड इट्स आउटकम अफेक्ट the subsequent decisions. It is especially useful in cases when initial decision and outcome will affect the subsequent decision. तो अलग अलग केसेस, जैसा कह रहे थे कि पहले डिसीजन लिया, फिर आउटकम निकला, फिर कुछ और डिसीजन लेना है, तो जो आउटकम निकला था उसके बेसिस पे अगला डिसीजन लिया जाएगा। तो वहाँ पर डिसीजन ट्री अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। इट एनेबल्स द डिसीजन मेकर to see the various elements of the decision problem in a systematic way. सिस्टमेटाइज करने का, सिस्टमेटिक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जो है प्रॉब्लम का, वो बेसिक पर्पज़ है इसको यूज़ करने का। ये एक बड़ा एडवांटेज होता है डिसीजन ट्रीज़ का। क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिवाइस करने के लिए, मेक और बाई डिसीजंस के लिए, प्राइसिंग एसेट्स का एक्विजिशन करने के लिए, एसेट्स एक्विजिशन के लिए जो प्राइसिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं। तो इस तरह के कई सारे डिसीजंस जो हैं जो कि सीक्वेंस में लिए जा रहे हैं, वहाँ पर डिसीजन ट्रीज़ का यूज़ अक्सर किया जाता है। और एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इस केस में डिसीजन ट्री का यूज़ करेंगे। कंपनी इज़ कंसिडरिंग ड्रिलिंग अ वेल, एक
कुआं खोदना है भाई एक कंपनी को, इन द पास्ट ओनली 70% ऑफ वेल्स ड्रिल्ड वर सक्सेसफुल एट 20 मीटर्स डेप्थ। तो कितनी डेप्थ होगी ये डिसाइड करना है। तो 20 मीटर तक अगर खोदेंगे तो पहले का जो डेटा हमारे पास है वो बता रहा है कि 70% केसेस में 20 मीटर पे पानी मिल गया था और 30% केसेस में नहीं मिला था। मोर ओवर ऑन फाइंडिंग नो वाटर एट 20 मीटर, सम पर्सन्स ड्रिल्ड फर्दर अप टू 25 मीटर्स। तो अब अगर 20 मीटर पे पानी मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो क्या करना होगा। तो कुछ पुराना डेटा हमारे पास ये भी कह रहा है कि कुछ लोगों ने आगे खुदाई की, 25 मीटर तक खुदाई की, बट ओनली 20% स्ट्रक वाटर एट दैट लेवल। तो जब 5 मीटर और खोदा तो जितने लोगों ने डिसाइड किया कि 5 मीटर और खोदते हैं, उसमें से 20% को पानी मिला, 80% को वहाँ पर भी पानी नहीं मिला। द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग इज ₹500 पर मीटर। 1 मीटर खोदने का, 1 मीटर ड्रिल करने की जो कॉस्ट है, इट इज़ 500 रुपीज़। द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इन केस नो वाटर इज फाउंड it will have to pay ₹15,000 to buy water from outside। तो ऑब्वियसली नो वाटर फाउंड वाली केस हो, चाहे फिर इनिशियली कह सकते हैं कि भाई हम नई खुदाई करेंगे और बाहर से ही ले लेते हैं। 20 मीटर खुदाई करने के बाद कह सकते हैं कि अब जो है पानी नहीं मिला तो बाहर से ले लेते हैं, या 25 मीटर पे नहीं मिलेगा तब तो लेना ही पड़ेगा। ड्रॉ एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन ट्री एंड डिटर्मिन द कंपनीज ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। सबसे पहला डिसीजन यहाँ पे क्या लेना है? सबसे पहला डिसीजन हमको लेना है कि ड्रिल करें या ना करें। ये है पहला डिसीजन जो कि नोड D1 पर लेना है। क्या डिसीजन लेना है कि डू नॉट ड्रिल। इफ़ यू डू नॉट ड्रिल तो ऑब्वियस सी बात है कि 15,000 रुपये में हमको बाहर से पानी खरीदना होगा। दूसरा जो डिसीजन है वो है कि ड्रिल कर लेते हैं 20 मीटर, पहली केस में 20 मीटर तक हम ड्रिल कर लेते हैं। उस केस में 500 रुपये मीटर के हिसाब से हमें 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 10,000 रुपये हमारी कॉस्ट आएगी। अगर हम ड्रिल नहीं करते हैं तो 15,000 रुपये कॉस्ट आएगी, और ड्रिल नहीं करते हैं तो फिर कुछ बात ही नहीं है, वो सीधे सीधे लास्ट में पहुंच गया और हमको कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपये देनी पड़ रही है। तो जो पे ऑफ हो गया या जो कॉस्ट हो गई, इट इज़ 15,000 माइनस लगाया हुआ है, क्योंकि ये पे ऑफ नहीं है, ये कॉस्ट है। डिपेंड करेगा किस तरह का डिसीजन है। कहीं पर अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, उसके प्रॉफिट्स की बात हो रही है, तो वहाँ पॉजिटिव चीज़ें में पॉजिटिव भी पे ऑफ्स आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। और ड्रिल करने के केस में -10,000 हो गया। अब अगर आपने ड्रिल नहीं किया तो आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन ड्रिल अगर किया आपने 20 मीटर्स पर तक, तो ये अब चांस नोड पे जाएगा। क्या चांसेस हैं कि 20 मीटर तक ड्रिल करने के बाद आपको पानी मिला या नहीं मिला। ये दो आउटकम्स पॉसिबल हैं। क्वेश्चन में ये चीज़ थी, जो भी कुछ क्वेश्चन में है उसको हमने डायग्रामेटिकली डिपिक्ट करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे, मैंने पहले भी कहा था डिसीजन थ्योरी में जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं उसमें सारी चीज़ें कॉमन सेंस अप्रोच से ही चल रही हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, ज़्यादा कुछ कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। आप अगर कॉमन सेंस तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ज़्यादा जो OR के ज़्यादातर मॉडल्स में ऐसा ही कुछ है। कुछ ही केस ऐसे हैं जबकि हम लोग कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले यूज़ करके उसको चीज़ें करते हैं। ज़्यादातर में वी मेक यूज़ ऑफ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो दो चांसेस हैं। पहला हो गया कि पानी मिल गया तो उसको नीचे दिखा दिया, अगर कैसे भी आप दिखा सकते हैं, ब्रांचेस किधर भी जा सकती हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है कि डू नॉट ड्रिल ऊपर ही रहेगा और ड्रिल नीचे ही रहेगा, नो वाटर फाउंड ऊपर रहेगा और वाटर फाउंड नीचे ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कि कैसे आपको बनाना है। अगर एक डिपिक्ट करना है तो किस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, कैसे शो कर सकते हैं, स्पेस वगैरह का ध्यान रख करके। एग्ज़ाम में अगर बनाना होगा तो एक बार आप रफ में बना करके उसको फिर थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से फेयर उसको कर सकते हैं। तो पानी मिल गया, वाटर फाउंड, या तो और या फिर पानी नहीं मिला, दो चीज़ें हो सकती हैं। ये लिखा हुआ था, ये साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन था कि 70% लोगों को पानी मिला। 70% लोगों को पानी मिला। तो 70% लोगों को पानी मिला, इसका मतलब पानी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.7, 70/100। 0.7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वाटर एट 20 मीटर्स। 20 मीटर की डेप्थ पे पानी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। तो आपने 20 मीटर तक खुदाई की, ड्रिलिंग की, कंपनी ने 20 मीटर तक ड्रिलिंग की और 10,000 रुपये खर्च किए और पानी मिल गया, तो पे ऑफ क्या हो गया? पे ऑफ है -10,000। -10,000 becomes the payoff in this case. -10,000 becomes the payoff or the cost in this case.
नो वाटर फाउंड, पानी मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.7 है तो पानी 20 मीटर की गहराई तक पानी ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 हो गई। 1 माइनस 0.7 इज 0.3। तो दूसरा ये हो गया कि पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। नाउ अगेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। ये हो गया हमारा डिसीजन नोड दूसरा। पहले को हमने D1 नाम दिया था, इस दूसरे डिसीजन नोड को हम D2 नाम दे सकते हैं। नाम कैसे भी आप नॉमेनक्लेचर रख सकते हैं, उसकी कोई ऐसे नहीं, लेकिन इस तरह का कुछ रखें जिससे कि क्लियर हो जाए। डी लिखेंगे तो डिसीजन नोड पता ही चल जाएगा, स्क्वायर वैसे तो है ही। सी लिखेंगे तो चांस नोड पता चल जाएगा, हालांकि उसे भी सर्किल में रखना ही है। तो अब यहाँ पे फिर से डिसीजन लेना। डिसीजन क्या लेना है? ऑब्वियसली डिसीजन ये लेना है कि भाई 20 मीटर तक तो पानी मिला नहीं, अब हम क्या करें? पानी खरीद लें या कि 5 मीटर और ड्रिल करें। तो ये दो डिसीजंस में से कोई एक डिसीजन यहाँ पे लेना है। पहला हो गया कि आगे फर्दर ड्रिलिंग नहीं करनी है, डू नॉट ड्रिल। भाई एक बार चांस ले लिया, 10,000 रुपये खर्चा कर दिए, पानी नहीं मिला, आगे खुदाई करने पे पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए अब पानी खरीद लेते हैं। तो 15,000 रुपये और खर्च कर देते हैं। 15,000 रुपये यहाँ खर्च किए, 10,000 रुपये यहाँ खर्च किए, जो पे ऑफ हो गया वो हो गया -25,000, 15 एंड 10। तो ये हो गया आपको पानी, आपने ड्रिल कर लिया, पानी नहीं मिला, बाहर से खरीद लिया, इतना पे ऑफ हो गया। अगर आपने ये डिसाइड किया कि नहीं आगे और ड्रिल करो, 5 मीटर और ड्रिल कर लेते हैं, तो 500 रुपये मीटर के हिसाब से क्या कॉस्ट आ गई? -2500 या 2500 रुपये। अब इसकी एडिशनल कॉस्ट आ गई और ड्रिल करने की। ड्रिल नहीं किया, पानी बाहर से तो आपको मिल ही गया, लेकिन अगर आपने फर्दर ड्रिलिंग की है तो अब क्या होगा? फिर से चांस ये है कि या तो पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। दो चांसेस यहाँ पर भी आपको आ रहे हैं। वाटर फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 25 मीटर, 25 मीटर की डेप्थ पे पानी मिल गया, या 25 मीटर की डेप्थ पे भी पानी नहीं मिला। प्रोबेबिलिटी क्या थी? ये दिया हुआ था कि जिन लोगों ने 5 मीटर और खुदाई की, 25 मीटर तक खुदाई की, उनमें से 80% लोगों को पानी नहीं मिला है। तो 80% को पानी नहीं मिला है, प्रोबेबिलिटी 0.8। 20% को पानी मिला है, प्रोबेबिलिटी 0.2। तो ये चीज़ इससे निकल करके आई। और ये दो चांसेस हैं। पानी नहीं मिलेगा, पानी तो चाहिए ही, तो पानी चाहिए तो फिर आप यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आपको 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। टोटल आपने कितना खर्च किया? पहले 10,000 खर्च किया था 20 मीटर तक ड्रिलिंग के लिए, उसके बाद आपने 2500 रुपये और खर्च किए थे, 2500 और खर्च किए थे 5 मीटर और ड्रिल करने के लिए। अब पानी पाने के लिए आपने 15,000 और रुपये और खर्च कर दिए। तो तीनों को हमने जोड़ दिया, तो अब जो पे ऑफ आ रहा है या जो कॉस्ट आ रही है कंपनी को, वो आ रही है ₹27,500। तो इस तरीके से ये चीज़ें, ये पूरी ट्री एक तरह से हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये पूरी ट्री कंप्लीट हो गई। अगर पानी मिल गया है तो कितना खर्च हुआ? 10,000 प्लस 2,500, इतनी खर्ची हुई, लेकिन प्रोबेबिलिटी केवल 0.2 है। तो ये पहला पार्ट है। दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को किया जाएगा। कोई भी डिसीजन ट्री का क्वेश्चन होगा उसको दो पार्ट्स में किया जाएगा। एक बार आप ट्री बनाएंगे और अब आप रोल बैक टेक्निक की जो बात कर रहे थे, तो रोल बैक करेंगे फ्रॉम ईच ऑफ द लास्ट, जहाँ पे भी ख़त्म हो रही है ट्री, जो लास्ट पे ऑफ्स हैं वहाँ से आप रोल बैक करके जाएंगे D1 तक, और हर स्टेज पे देखेंगे कि बेटर ऑप्शन क्या है। तो कैसे रोल बैक करेंगे? अब हमने रोल बैक किया तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो कॉस्ट है वो -15,000 है। वो दूसरे कलर से इसीलिए लिखा हुआ है जिससे कि हम उसको समझें कि ये रोल बैक करके वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे जो आ गई, इस आर्म पे जो वैल्यू आई -15,000 हो गई। दूसरे तरफ फिर अगर हम लोग इसको रोल बैक करें, यहाँ से रोल बैक करें, तो यहाँ पे ड्रिल नहीं किया, पानी बाहर से खरीदा, तो इस जगह पे कितना पे ऑफ है? वो है -15,000। पानी खरीदने की जो कॉस्ट है -15,000। फिर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पानी अगर इस वाले नोड पर, इस चांस नोड पर, और यहाँ पे पानी नहीं मिला था, पानी नहीं मिलने पर जो आपने 15,000 रुपये का खर्चा किया पानी खरीदने के लिए, प्लस 2,500 खर्च किया था ड्रिलिंग करने के लिए, तो जो टोटल था उसका 0.8% वो हमने निकाला और वो आ गया -14,000। ये इसके ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू आई। इसी तरीके से आगे जो हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी? इधर कि यहाँ पे हमने खर्च किया है
पानी मिलने पर 2,500 रुपये खर्च किया था और पानी मिल गया, 2,500 खर्च किया और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है लेकिन मिलने की 0.2, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -500। इस जगह पर फिर इसके पहले वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, वो वैल्यू हमें मिलेगी इससे आगे। तो वो वैल्यू आ गई -14,000 -500 -14,500। ये हमने ऐड करके यहाँ पे निकाल लिया। दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू गिव्स अस दिस वैल्यू। अब D2 पे हमें डिसाइड करना है कि हम करें क्या। अगर हम इधर जाएंगे तो -15,000 है, अगर हम इधर जाएंगे तो -14,500 है। तो हमें डिसाइड करना बेटर क्या है। यहाँ पे 15,000 की कॉस्ट है, यहाँ पे 14,500 की कॉस्ट है, तो बेटर ऑब्वियसली इज दिस वन। तो इसलिए अब जब और रोल बैक हम लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इस पर्टिकुलर नोट पर हम लोग ने इन दोनों में से जो बेटर है उसको सेलेक्ट कर लिया। इससे और रोल बैक करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला जो केस है ये जब जाएगा तो प्रोबेबिलिटी जो भी कुछ है उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी -0.3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -4350 इधर आया, और उसके आगे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पर। अगर पानी मिल गया था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 थी, तो 10,000 रुपये हमने खर्च किए थे, तो जो वैल्यू आई इट इज़ -7,000 चांस नोट पर। अब -7,000 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी एंड -4350 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी, ये दोनों जब हम करेंगे और जोड़ करके निकालेंगे तो हमें मिलेगा इस जगह पर -11,350। पहले डिसीजन नोट पे हम लोग पहुंच गए। इन दोनों में बेटर क्या है, इन दोनों में बेटर यहाँ पे 15,000 रुपये का खर्चा, यहाँ पे -11,350 का एस्टिमेटेड खर्चा है, तो इसमें ये पर्टिकुलर ऑप्शन बेटर है। तो हमने डिसीजन क्या लिया, D1 पर हमें डिसीजन लेना है कि ड्रिल करना है, और अगर पानी मिल गया बहुत अच्छी बात है, अगर पानी नहीं मिला तो D2 पे फिर हमें इसमें बेटर क्या है, हमें ड्रिल करना है 25 मीटर तक। पानी मिल गया वेल एंड गुड, पानी नहीं मिला तो हम बाहर से पानी खरीदेंगे। ये हमारा पूरा डिसीजन ट्री इस तरह से कॉन्स्ट्रक्ट हुआ। तो द डिसीजन देयरफॉर इज, हमने जब उसको सेलेक्ट कर लिया, डिसीजन इज ड्रिल अप टू 20 मीटर्स, इफ नो वाटर इज फाउंड देन ड्रिल अप टू 25 meters, and in that case the expected payoff or the cost will be ₹11,350। ये इस तरह से हम लोग रोल बैक करके निकालते हैं। तो दिस इज़ अबाउट डिसीजन ट्री। इस तरह से कोई भी डिसीजन ट्री आएगी तो ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसको रोल बैक करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।